हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम CS मयंक अग्रवाल। सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2025 का जो पेपर आया था, किस लेवल का आया था, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को टफ लगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को डाउट है और पेपर का लेवल कैसा था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 के 50 MCQs जो हमने डिस्कस किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए थे। आइए देखते हैं कि सितंबर 2025 का पेपर क्या था। सो गाइज, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ कंट्री हैज अ फॉलोइंग डेटा, GDP एट MP दिया हुआ था, IDT दिया, सब्सिडी दिया, आपको GDP एट FC निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, 1850 आंसर आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है बेटा, तो GDP एट FC निकालने बोला है। जो निकालने बोलता है उसको हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, जो दिया होता है उसको हम लोग राइट में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस करना होता है NIT, क्योंकि MP जनरली बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट जनरली छोटा होता है। तो हम बड़े से छोटा जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, NIT माइनस करते हैं। सो GDP एट MP हियर इज 2000 माइनस NIT का फॉर्मूला होता है बेटा IDT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 250, और सब्सिडी दिया हुआ है 200, तो जाएगा 250 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 150 इक्वल टू 1850। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। 1850 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ अ हाउसहोल्ड इज 0.4 एंड द टोटल इनकम इज 25,000 देन कैलकुलेट टोटल सेविंग। हमको पता है कि APS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो APS का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ठीक है, APS हमको पता है 0.4 है, सेविंग्स हमको निकालना है और इनकम दिया हुआ है 25,000। सो कैलकुलेट करने से आएगा 25 चौक 100, 10,000। सेविंग्स का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर दैट पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन एग्रीगेट डिमांड कॉजिंग द इकोनॉमी टू स्लो डाउन। इससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये पता करना है एंटी इन्फ्लेशनरी बोला मतलब महंगाई को कम करना है। बताया था मैंने आपको कि जब भी महंगाई बढ़ रही होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार और RBI दोनों मेजर्स लेती है। जो सरकार मेजर लेती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। तो अगर सरकार क्या करेगी, अपना खर्चे कम कर देगी, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी, तो इससे मार्केट में जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर विल बी रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आई होप यहां भी आपका आंसर सही होगा। अगला है, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स। तो यहां पे बेटा हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्लोप की बात करते हैं वहां पे हम चेंज को मेजर करते हैं। ठीक है, सो जब भी चेंज को मेजर करते हैं सो वी कॉल इट एज मार्जिनल। एंड चूंकि यहां पे कंजम्पशन फंक्शन की बात किया हुआ है इसलिए आंसर विल बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इज, हु आर द इकोनॉमिस्ट्स क्रेडिटेड विद द पायनियरिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग को किसने मतलब नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पायनियर करने के लिए किसको क्रेडिट जाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी जॉन मेनार्ड काइंस एंड मिल्टन फ्रीडमैन। तो ऊपर के 4 क्वेश्चंस जो देखे आपने वो कॉन्सेप्चुअल थे बेटा, है ना। ये जो 5th क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा है तो आप इसका आंसर सही करके आए होंगे। बिजनेस साइकिल के मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना। बिजनेस साइकिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे। तो करेक्ट आंसर विल बी एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर हम बोले तो हमने पढ़ा था कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ इज अनदर नेम और कंडीशन ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो एक्सपेंशन में बूम होता है, जब बूम अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो पीक होता है, फिर धीरे धीरे वो गिरने लगता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब निचला स्तर आ जाता है तो उसे हम ट्रफ कहते हैं। तो ये हो गया ट्रफ, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया पीक,
और ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस साइकिल? सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बेटा मई 2025 के पीवाईक्यू में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि बिजनेस साइकिल का ना तो फिक्स ड्यूरेशन होता है ना फिक्स इंटेंसिटी होता है। हालांकि ये कॉमन फीचर शेयर करते हैं कि ये इसका जो साइकिल होता है वो होते रहता है। मतलब ये कि जब इकोनॉमी बूम करेगी, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी। मतलब ये कि बिजनेस साइकिल ड्यूरेशन में, इंटेंसिटी में अलग अलग होता है। हर एक इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल अलग होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ड्यूरेशन और इंटेंसिटी फिक्स होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? अब यहां पे बेटा देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अगर आपने मॉड्यूल ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आर्टिकल 275 डील करता है कि किस तरीके से यूनियन कुछ स्टेट्स को स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देती है। तो करेक्ट आंसर विल बी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू द सर्टेन स्टेट्स, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने मॉड्यूल ढंग से पढ़ा है तो आप बना के आए होगे। अगला है एडवेंट ऑफ द मोबाइल फोन्स व्हिच लेड टू अ बूम इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री एग्जांपलीफाइज व्हिच एक्सटर्नल कॉज? ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल कॉज, याद है मई 2025 में क्वेश्चन आया था जिसमें दो कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही थी वॉर के कारण, फिर उनके कंट्री में कुछ नुकसान हुआ था जिससे रिकवर कर रहे थे। तो बिजनेस साइकिल का एक्सटर्नल कॉज क्या है? तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, शॉक, रेगुलेशन और लिमिटेशन दिया हुआ है। अब एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन मतलब मोबाइल फोन की उत्पत्ति होने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम हुआ। ये कौन से एक्सटर्नल कॉज है? तो देखिए रेगुलेशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सरकार की अगर कोई पॉलिसी आती है और उसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कुछ रेवोल्यूशन आता तो वो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन में आता। टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस भी हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि इससे बूम आ रहा है ना टेक्नोलॉजी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो करेक्ट आंसर विल बी आइदर डिसरप्शन और शॉक। तो यहां पे डिसरप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब कोई चीज आती है और पूरी तरीके से काम करने का तरीका ही बदल जाता है तब हम उसे डिसरप्शन कहते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर विल बी टेक्नोलॉजी शॉक्स। हालांकि डिसरप्शन भी हो सकता है बट करेक्ट मोर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी टेक्नोलॉजी शॉक्स, ठीक है। Which of the following best describes the economic conditions during the bad trade? जनरली बैड ट्रेड हम या तो रिसेशन को कहते हैं, डिप्रेशन को। यहाँ पे रिसेशन की हम बात करेंगे। क्यों? कि यहाँ पे बोला गया है ऑप्शंस में, पहला है कि रिसेशन में क्या होता है। तो रिसेशन में प्राइसेस हाई तो नहीं होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मंदी में कभी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड नहीं होगी तो वेजेस बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। इंक्रीज डिमांड एंड प्रोडक्शन ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर विल बी फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब डिमांड ही नहीं होगी रिसेशन में तो प्राइस गिरने लगेंगे, और जब प्राइस गिरने लगेंगे प्रोड्यूसर को इंसेंटिव ही नहीं रहेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिसेशन फेज में प्राइसेस गिरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा या कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। आई होप 10 क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपने अब तक समझ लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगला है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जबकि जब फिस्कल पॉलिसी की बात की है तो फिर आता है गवर्नमेंट पिक्चर में, दो ही चीज़ करता है, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग या तो टैक्सेस। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट को महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट अपना खर्चे कम कर देती है और टैक्सेस को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, डिमांड कम करने के लिए। यस और नो? देखिए इसका हर एक गवर्नमेंट बजट में मैंने आपको क्लास 12th में भी बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी थी कि कैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी डील होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार अपना स्पेंडिंग कम कर देती है और सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है। इसका मेन मकसद क्या होता है? डिमांड को कम करना। क्योंकि अगर डिमांड मार्केट में कम होगी ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होने लगेंगे? फॉल होने लगेंगे। वही है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नमेंट्स यूज ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू सप्लाई एसेंशियल फूड ग्रेन। यहां पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन है बेटा। ये 4 फंक्शन है, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन हो ही नहीं सकता, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। बाकी 3 जो है
जब सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि भाई अमीरों से वो टैक्सेस वसूलती है और गरीबों को वो एसेंशियल फूड ग्रेन्स या कोई ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से उनको काफ़ी चीज़ें सस्ते दामों में मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि अमीरों से लिया जाए और उसे गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। ये एग्जांपल किस चीज का है? तो ऑप्शन देखिए, आपको पूछा क्या गया है कि मेरिट गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है, पब्लिक गुड्स है, एक्सटर्नैलिटी है। तो गाइज मेरिट गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो सबको मिलने चाहिए, लेकिन यहां पे सरकार जो है वो मेरिट गुड्स में कब इंटरफेयर करती है? जब सरकार को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे लोग उतने मात्रा में कंज्यूम नहीं कर रहे जितने मात्रा में उनको कंज्यूम करना चाहिए। मेरिट गुड्स को एजुकेशन एक मेरिट गुड्स है, इस वजह से सरकार ने एक एक्ट लाया 2009 में कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होगा, राइट टू फ्री एजुकेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ द मेरिट गुड्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। एक्सटर्नैलिटीज में क्लियर नहीं किया है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस वजह से करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स विच लेटर केम टू बी नोन एज पब्लिक गुड्स? पॉल ए सैमुअल्सन। फैक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर आपने मॉड्यूल ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा। इफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स फॉर अ ईयर आर 10,000 करोड़, सिंपल है, आपको क्या निकालने बोला है उस पर पहले फोकस करेंगे। फिस्कल डेफिसिट बोला है, तो हमने पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए ये देख लेंगे कि बोरोइंग दिया है कि नहीं दिया। अगर बोरोइंग दिया है तो सीधा बोरोइंग ही आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट का, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है बोरोइंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। यहाँ पे आपको दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस करना है, कैपिटल प्लस रेवेन्यू। यहाँ पर भी आपको दोनों को प्लस करना है, कैपिटल रेवेन्यू, सॉरी हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू प्लस आई एम सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। यहां पे कैपिटल रिसीट्स आएगा और रेवेन्यू रिसीट्स आएगा, बट कैपिटल रिसीट्स कौन सा वाला आएगा बेटा? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वाला, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया 5,000 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया 12,000 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 17,000 करोड़, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स दिया हुआ है 10,000 करोड़ और कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दिया हुआ है 2,000 करोड़, मतलब टोटल कितना हो गया? 12,000 करोड़। करेक्ट आंसर विल बी 5,000 करोड़। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज डैश इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल। ऑल बोल दिया मतलब सोचने का ही नहीं है, बजटरी डेफिसिट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां एक्सेस का मतलब क्या है कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू करने से जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहते हैं। और यहां पर भी बोल दिया ऑल, तो इसका मतलब है ये बजटरी डेफिसिट की बात कर रहा है, जिसके कंपोनेंट्स ही हैं फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, उसी से निकलते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बजटरी डेफिसिट। अगला है द सिचुएशन व्हेन द मार्केट डज नॉट सप्लाई द गुड्स एट ऑल, बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करते भले ही मार्केट में कस्टमर पैसा देने को तैयार हो, इसे हम कहते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर। Question number 18. For initial deposit of 6 lakh, credit creation is calculated at 50 lakh. What is the required reserve ratio? आपको बोला गया है required reserve ratio निकालने के लिए, तो इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का। तो गाइज इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी योर इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट कितने का था? 6 लाख का, सॉरी
यहाँ पे क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी व्हाट, क्रेडिट क्रिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 6 लाख रुपए का, और टोटल डिपॉजिट था आपका 50 लाख रुपए का। तो 8 छक्के 48, 6×18 8.33। और हमको पता है कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन क्रेडिट मल्टीप्लायर, दैट इज 1/8.33। जब हम इसको परसेंटेज में, चूंकि आंसर दिया हुआ है, परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। करेक्ट आंसर विल बी 12%। ठीक है, यस और नो? आई होप यहां तक क्लियर बेटा सबको। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 12.0048। सो करेक्ट आंसर विल बी 12%। नेक्स्ट, Alex has a comprehensive car insurance which covers the cost of repairs if the car is damaged in an accident. As a result, he drives more recklessly. बहुत ही लापरवाही से चला रहा है, knowing कि उसके पास तो इंश्योरेंस है, सारे डैमेज कवर हो जाएंगे, लापरवाही से वो चला रहा है। ओवर टाइम ही गेट्स इनटू मोर एक्सीडेंट, बार बार उसके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार वो इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर रहा है अपने केयरलेस ड्राइविंग के लिए। दिस सिनेरियो इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, करेक्ट आंसर विल बी मॉरल हजार्ड। ठीक है, मॉरल हजार्ड, देखिए समझ में आ रहा है कि भाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, आपको कार ढंग से चलानी है। ये मतलब नहीं कि आपके पास इंश्योरेंस है तो आप रेकलेसली चलाओगे, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कार ढंग से चलाओ, भले ही आपके पास इंश्योरेंस है तो भी। तो ये मॉरल हजार्ड का केस बनता है जो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट पावर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहीं से नहीं हो सकता है। किसी बच्चों को अगर लेमन प्रॉब्लम नहीं पता है तो लेमन प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जिसमें जो खराब गुड्स है वो अच्छे गुड्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, हम डिमांड से बाहर कर देते हैं। दैट इज लेमन्स प्रॉब्लम। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था अपने सीए फाउंडेशन की क्लास में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिलेशन टू ऑल फंड फ्लोज वेयर द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, अलग अलग टाइप के फंड होते हैं। ठीक है, जैसे सरकार के पास जितना भी पैसा आता है उसे हम डालते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। स्टेट डेवलपमेंट फंड इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टेट्स। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड जिसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया, कहीं पर भूकंप आ गया, बाढ़ हो गया, आपदा की स्थिति आ गई, तो उसमें से पैसा निकाल के जब हम बांटते हैं तो कंटिजेंसी फंड कहलाता है। करेक्ट आंसर विल बी पब्लिक अकाउंट। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट बैंकर की तरह एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है? तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बहुत सारे मतलब सैलरी में से बहुत सारी चीज़ें कट होती है, जैसे कि पीएफ कट होता है, ठीक है, एनपीएस, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये पैसा सरकार को एक टाइम के बाद वापस करना होता है। किसे वापस करना होता है? जनता को वापस करना होता है। इसीलिए ये कहलाता है पब्लिक अकाउंट। इसी अकाउंट में जो सरकार पैसा देती है एक समय के बाद, वो बैंकर की तरह की फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप जब बैंक में जाते हैं, आप अपना डिपॉजिट करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, एक समय के बाद बैंक उसे वापस करती है जब आप निकालना चाहे तब। सेम तरीके से गवर्नमेंट भी इस तरीके से काम करती है। अगला क्वेश्चन है 21, इफ द मनी सप्लाई इज 1000, मॉनेटरी बेस इज 200 बिलियन, व्हाट विल बी द मनी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर क्या है बेटा? मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट, ये हम कह सकते हैं, जैसे हमने क्रेडिट क्रिएशन में देखा था, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। वैसे ही मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। करेक्ट आंसर विल बी 5। What is the primary objective of the monetary policy in most country? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बेटा? तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। आरबीआई का मेन मकसद क्या होता है कि उन्हें गवर्नमेंट के प्रेशर में कहीं ना कहीं काम करना होता है। कि गवर्नमेंट का प्रेशर आता है कि भाई महंगाई इतनी नहीं बढ़नी चाहिए या मंदी इतनी नहीं होनी चाहिए कि जनता जो है वो सरकार को गरियाने लग जाए और सरकार जो है वो गिर जाए। इसीलिए आरबीआई जो है ये बैलेंस करके चलती है कि भाई हमको प्राइस को भी स्टेबल रखना है, साथ ही साथ हमको इकोनॉमी की ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। तो टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। क्या होता है क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल? क्वांटिटेटिव टूल का मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे टूल का इस्तेमाल करती है जो सारे के सारे लोगों को एक साथ इंपैक्ट करती है, सारे सेक्टर को, वो क्वांटिटेटिव टूल कहलाता है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अगर वो कुछ करना चाहती है तो वो क्वालिटेटिव टूल का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल, इट इज अ क्वालिटेटिव टूल। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिप्टो करेंसी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया, बताना है आपको कौन सा सही है। ये बेटा जब भी सही गलत पूछा ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। नॉट ट्रू नहीं बोला है, ट्रू बोला है। तो देखिए सबसे पहला, दीज हैव अचीव्ड सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन। भारत में अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कोई लीगल दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरा, दे आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज करेंसी। बिल्कुल सही है कि आप इसको लीगली करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी को। दूसरा, दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज मनी। बिल्कुल आरबीआई ने अभी तक नहीं कहा है कि आप जो है इसको मनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। In India, it is serves as a legitimate form of the payment for the goods and services in the same form as traditional money does। बिल्कुल गलत है कि जैसे आप ट्रेडिशनल वे में पैसा यूज करते हो क्या उसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी को भी यूज कर सकते हो। क्या वो लीगल है? नहीं। जब वो लीगल रिकॉग्निशन उसको प्राप्त ही नहीं हुआ है तो 4 स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर द मनी becomes perfectly elastic with respect to the interest rate, making the speculative money demand curve parallel to x-axis, this situation is called। तो बेटा देखिए एक हमने कई प्रकार के, ये पहले ना सीएमए फाउंडेशन है ना, सीए फाउंडेशन में पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सीएमए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड एटसेट्रा। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि जब स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, मतलब जो मनी की जो स्पेकुलेटिव डिमांड है अगर वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट। तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का रिलेशन पूछा गया। इस तरीके से जब हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं वो पैसा होल्ड करने लग जाते हैं, वो लिक्विड मनी को होल्ड करने लग जाते हैं, वो कहीं पर भी बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिट के बाद जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब लोग उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तब लोग अपने पैसे को होल्ड करना चाहते हैं। इसी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज द पेनल रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द बैंक। मैंने आपको क्लास 12th में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ाया था, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एक फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, उम्मीद की आखिरी किरण, है ना। जब कमर्शियल बैंक एकदम बर्बाद होने की कगार पे आ जाते हैं, कहीं से उनको लोन बोरोइंग नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और फिर जहां मजबूरी होती है वहां मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी वजह से सेंट्रल बैंक कहती है कि भाई हम आपको देंगे तो पैसा, लेकिन रेपो रेट से ज़्यादा में देंगे। तो ज़्यादा में देंगे मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस वाला ही आएगा, माइनस वाले सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो दिया है क्या है? एमएसएफ रेट इक्वल टू रेपो रेट प्लस 1 एमएसएफ रेट। अब यहाँ पे देखिए 1 एमएसएफ रेट और एमएसएफ रेट इक्वल टू रेपो रेट प्लस 1। अब यहाँ पे एमएसएफ रेट का एज सच कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि अगर एमएसएफ रेट देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा रेपो रेट। बट ऑप्शन में सिर्फ अगर एक ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन नंबर 3, तो हम ऑप्शन नंबर 3 ही सिलेक्ट करते। लेकिन आप देखिए ABCD ऑप्शन में आपको 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4 पेयर में दिया है बेटा। तो एक्यूरेट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है, बट ऑप्शन 1 और 2 and 4 तो ऐसे भी गलत है। करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3। ठीक है, मजबूरी है 1 and 3, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर विल बी व्हाट? 3 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ओनली। अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन, हाउ डज द प्राइस लेवल एज अ डिटर्मिनेंट अफेक्ट द नॉमिनल डिमांड ऑफ द मनी? मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस लेवल किस तरीके से मनी की डिमांड को अफेक्ट करता है। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसी भी जनरल प्राइस लेवल अगर इकोनॉमी में बढ़ रही है
तो जो डिमांड है मनी की वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अ राइज इन द प्राइस लेवल इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द मनी, फॉल इन द प्राइस लेवल डिक्रीजेज द डिमांड फॉर मनी। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 सी। यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है बेटा, एबीसी लिमिटेड अ कंपनी बेस्ड इन कंट्री ए इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम कंट्री बी। ठीक है, तो कंट्री ए जो है वो इंपोर्ट कर रही है किससे, कंट्री बी से, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कंट्री ए ने एक मेजर इंट्रोड्यूस किया कि सारे इंपोर्टर्स को 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एडवांस में पे करने बिफोर द गुड्स अराइव, विच मेजर हैज बीन अडॉप्टेड बाय कंट्री ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के मेजर होते हैं, टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स। सरकार जो है इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए कुछ मेजर्स लेती है ताकि हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए। आपको बताना है कि इस केस में जो दिया हुआ है वो किस प्रकार का मेजर है। तो देखिए, प्राइस कंट्रोल मेजर नहीं, क्योंकि ऐसा करने से प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा, कंपटीशन को अफेक्ट करने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है। तीसरा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे सरकार जो मेजर ले रही है ये एक तरीके से फाइनेंशियल मेजर के कैटेगरी में आएगा, क्वेश्चन नंबर 28 के कैटेगरी में आएगा। चारों ही नॉन टैरिफ मेजर्स है बट एक्यूरेट विल बी फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, ब्रॉड मनी कैलकुलेट करना है, मतलब M3 कैलकुलेट करना है बेटा। अब हमको पता है कि भाई M3 में फॉर्मूला जो है कॉन्सेप्ट भी है M1 प्लस टर्म डिपॉजिट। M1 कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो जो करेंसी होती है पब्लिक के पास, करेंसी विद द पब्लिक, प्लस यहाँ पे आपका आता है डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2250 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स 630 प्लस 535 टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, ना तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आएगा, ना तो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक आएगा। सो 2250 प्लस 630 प्लस 535, करेक्ट आंसर विल बी योर ए, दैट इज 3415। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 2250 5 3 8 9 10 11। ठीक है, यही वाला ऑप्शन होगा 15 बाकी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर दो नंबर को भी जोड़ के आंसर ले आते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करता है ये सारी चीज़ें अगर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। Which monitor tool is used to check the temporary liquidity mismatches in the market due to foreign capital flow? टेम्पररी बोला है, देखिए जब भी सरकार, जब भी आरबीआई किसी चीज़ को टेम्परली कंट्रोल करना चाहती है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को क्या करती है, यूज़ करती है। ओपन मार्केट ऑप्शन इज टेम्पररी। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी सी। अगला क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एफडीआई 100% इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। बेटा ये बहुत ही ना माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चंस पूछा गया है आईसीएआई के द्वारा। जनरली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, इन सब का मतलब तो बच्चों को पता होता है, लेकिन बच्चे इसके एग्जाम्पल्स जो है वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं। आपको आईसीएआई ने डायरेक्ट ही एग्जाम्पल्स को उठाया है और दे दिया है क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर विल बी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बेटा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। आप अगर मॉड्यूल में देखेंगे तो आपको मॉड्यूल में ये मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पूरी तरीके से फ्रेश प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नए एयरपोर्ट्स, मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसी ज़मीन है, सरकार उसको चाहती है कि इस पे एयरपोर्ट बने। ठीक है, पूरी तरीके से नया प्रोजेक्ट है तो वो ग्रीन फील्ड में आता है। अगर मान लीजिए कोई पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है और उसके लिए अगर वो एफडीआई अप्रूव करती है तो फिर वो आता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में। क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे देखिए एक कैच है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हो सकता है कुछ लोग डिफर करें मेरी बातों से, हो सकता है आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में क्या आएगा अभी तो नहीं कह सकते, बट इसको समझना। क्वेश्चन में बोला गया, हु प्रपोज्ड दैट अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच इट हैज़ द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब बच्चा जनरली क्या करता है,
ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज को सुनते ही या देखते ही वो एडम स्मिथ में टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ के ही दिया हुआ है। बट इसमें क्या बोला है, हु प्रपोज द कंट्री शुड एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच इट हैज द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड इंपोर्ट द गुड्स इन विच इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज कंपेरेटिवली लेस। यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, कंपेरेटिवली लेस। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डेविड रिकार्डो होना चाहिए आंसर। बाकी इसको हम डिस्प्यूटेड के कैटेगरी में डाल सकते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है ICAI के द्वारा। डेविड रिकार्डो सही होना चाहिए, बट कुछ लोगों ने एडम स्मिथ को अगर टिक करके आया है बच्चों का, तो लेट्स वेट एंड वॉच की आंसर क्या आता है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेविड रिकार्डो मेरे हिसाब से होना चाहिए। Which of the following consists of a group of countries that have a free trade agreement among themselves and may apply common external tariff to the other countries? Correct answer will be trading bloc, ठीक है। Next answer will be country X। सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया है बेटा, कोई country X has seen an increase in its real effective exchange rate। इंक्रीज बोला है, तो मान लेते हैं कि इंडिया की करेंसी है $1 इक्वल टू 100 सपोज। अब कंट्री मान लो $1 इक्वल टू 50 कर देती है, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है, वही बोला है। कंट्री एक्स हैज सीन एज एन इंक्रीज इन इट्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एज अ रिजल्ट कंट्री एक्सेस गुड्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर द फॉरेन बायर्स। हमारे गुड्स फॉरेन बायर्स के लिए क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। बेटा जब भी कंट्री का एप्रिसिएशन होता है ना, तो एक्सपोर्ट्स क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुड्स क्या होते हैं, उनके लिए महंगे होंगे, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर बिकमिंग चीपर। हम सामान जो दूसरे कंट्री से लेंगे वो बड़ा सस्ता हो जाएगा। याद कीजिए क्लास 12th में इतने डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बड़ा नाच नाच के मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको दे दिया है कि इंपोर्ट जो है वो दूसरी कंट्री से सस्ता हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि एक्स की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। क्या एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा? नहीं, हमने देखा एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। क्या कंट्री एक्स से होने वाले कंट्री एक्स जो इंपोर्ट करेगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स विल बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल, इसीलिए एक्सपोर्ट घट रहा है। करेक्ट आंसर विल बी सी। डी ऑप्शन क्या दिया है, इंपोर्ट टू कंट्री एक्स विल डिक्रीज, बिल्कुल नहीं, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि गुड्स सस्ते हो जाएंगे फॉरेन कंट्री से आने वाले, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी सी बेटा। अ यूएस बेस्ड सेलफोन सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इंडिया बाय ऑफरिंग द सेम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। जो यूएस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही सेम सर्विस इंडिया में भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 35 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ टैरिफ ऑन स्टील प्रोडक्ट एज अंडर 5% एड वैलोरम और 800 रुपीज पर टन विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप का टैरिफ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप। तो एड वैलोरम टैरिफ का मतलब क्या होता है, जब सरकार वैल्यू पे टैक्स लगाती है तो उसको हम कहते हैं एड वैलोरम, ठीक है। यहाँ पे और दिया हुआ है, मतलब या तो एड वैलोरम या फिर 800 पर टन, दोनों में से जो हायर होगा वो, तो करेक्ट आंसर विल बी ए, मिक्स्ड टैरिफ विल बी द करेक्ट आंसर। अगर दोनों होता, एंड होता बीच में कि 5% एड वैलोरम भी लगेगा और साथ में 800 रुपये पर टन भी लगेगा, तो फिर उसे हम कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। दोनों को ऐड करके हम उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर है बेटा। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज। बच्चे हमेशा यहाँ गलती करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है, नॉट है कि नॉट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम में क्या होता है, आरबीआई जो है वो एक बार तय कर देती है, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो तय कर देती है, वही रेट चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशन नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो इसमें बताना है कौन सा डिसएडवांटेज है। तो क्या इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एनहेंस होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो ये सारे तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्पेकुलेशन बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के, एन इंक्रीज इन स्पेकुलेशन ऑन द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम। अगला है बेटा, anti-dumping duty is a protectionist tariff that a domestic government imposes on imports that it believes are priced below what। ध्यान समझना,
जब आप टैक्स पढ़ोगे, आईडीटी पढ़ोगे सीए इंटर या सीए फाइनल में, तो आपको ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का, देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। जैसे मान लो कोई कंट्री है, जैसे चाइना क्या करती है, अगर उसे किसी दूसरे कंट्री के मार्केट पे कैप्चर करना है ना, तो वो क्या करती है, बल्क में गुड्स को इतने कम दाम पे इंडिया में मतलब किसी भी कंट्री में बेचती है, इतने ह्यूज क्वांटिटी में बेचती है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर विल बी योर फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है, सॉरी नॉट फेयर मार्केट वैल्यू, ये हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी अगर कम में बेच रही है किसी कंट्री की, वो अपना जो कोई कंट्री है, अगर उसे किसी दूसरे कंट्री में अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो वो लॉस में भी बेचेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के मार्केट को उन्हें क्या करना है, कैप्चर करना है। इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी द करेक्ट आंसर एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। बाकी इसको देखने वाली बात होगी कि क्या करती है आईसीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, इम्पोर्ट कोटाज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज, फैक्चुअल क्वेश्चन है। फॉरेन एफआईबीपी को मई 2017 में क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया गया था। इनमें मतलब इसको किसने रिप्लेस किया है, तो करेक्ट आंसर विल बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIFP। The dash includes a stable and transparent tax structure, better tax compliance, reduction of the subsidies and encouragement of the private sector participation। अब यहाँ पे देखिए टैक्स की बात कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, सरकार देती है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है, सरकार ही कर सकती है। जब ये सारी चीज़ें सरकार करती है तो सरकार एक ही पॉलिसी के माध्यम से करती है, वो है फिस्कल रिफॉर्म्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ बीन रिसेंटली बीन इंक्लूडेड। अब ये बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने अगर स्कीम्स पढ़ा हुआ है, मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। रिसेंटली कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको PLI स्कीम के तहत इंक्लूड किया गया है, करेक्ट आंसर विल बी एयर कंडीशनर्स एंड LED लाइट्स, दैट इज वाइट गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फोकस ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें से कौन सा मॉनिटरी और फिस्कल फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म नहीं है बोला है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम क्या करते हैं, बैंक से रिलेटेड बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके के रिफॉर्म्स आए हैं उसको हम डील करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑन द गवर्नमेंट बैंक। अगर आप मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कर रहे हो तो RBI और सरकार का मकसद होता है कि भाई गवर्नमेंट बैंक्स में जितने भी NPA हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसके बर्डन को कम किया जाए। तो ये मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत आएगा। रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंक्स, ये मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का फोकस नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट अलग उसमें आ जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी B। इंट्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन, ठीक है। डीरेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट्स भी फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स है। 43 का आंसर होगा B ऑप्शन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। 44th क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज प्रेवलेंट इन एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया। हमने याद कीजिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th में पढ़ा था। अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है वो भी सॉल्व कर लेगा इसको। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के पहले भारत कैसा था, तो भारत आत्मनिर्भर था, समृद्ध था, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को क्या करते हैं, टिक करके आ जाते हैं। भाई देखिए प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था पूरे विश्व में, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए भारत जो है सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी था। इसी वजह से तो उसे सोने की चिड़िया कही जाती थी ना। तो एंशिएंट और मिडिएवल में क्या कहा जाता था, किस टाइप की इकोनॉमी थी भारत, तो सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी था। प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो आज भी है, आज भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारा देश, पहले भी था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। लेकिन
एंशिएंट और मिडिएवल के लिए स्पेसिफिकली बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 45th क्या है, पीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सिंपल है ये, फुल फॉर्म ही पूछा है इसमें। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। बेटा अगर आपने पॉलिसीज़ और ये मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का मेन एम है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को बढ़ाना 25% तक बाय 2025 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है रीज़न फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ किसान रेल। किसान रेल अभी सरकार लेकर आई है, क्यों लेकर आई है, ताकि जो फार्म प्रोड्यूस है उसके लॉजिस्टिक्स में काफ़ी हेल्प मिल सके, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक। बहुत सारे बच्चे ए करके भी आए होंगे क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स में पेरिशेबल जनरली पेरिशेबल नेचर का होता है, बट सिर्फ पेरिशेबल नहीं है, यहाँ पे जो टोटल फार्म प्रोड्यूस के जो लॉजिस्टिक्स के लिए किसान रेल लेकर आई है। विच फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री ग्रुप्स टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैपिड चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट मिक्स विदाउट रिक्वायरिंग अ फ्रेश लाइसेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रॉड बेंडिंग। फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे, इसमें समझाने लायक बहुत कुछ है नहीं। कौन सा स्कीम है जो वाटर यूज के एफिशिएंसी को बढ़ाता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कमांड इकोनॉमी के बारे में क्या कहा गया है, तो इसमें फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, बिल्कुल कोई भूखा नहीं रहेगा क्योंकि सरकार जो है वो वेलफेयर मोटिव पे काम करती है। हालांकि यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो सरकार बेचेगी वही कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे कंज्यूमर के प्रेफरेंस का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज व्हाट, द मिक्स्ड इकोनॉमी एकदम सिंपल है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम सिंपल है कि बिहेवियर ऑफ द फर्म्स जो होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द फर्म्स, इंडिविजुअल यूनिट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील होती है। बीओपी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। आइसक्रीम कंपनी, एक कंपनी के बारे में बात कर रही है, तुरंत देखते ही आप माइक्रो इकोनॉमी में टिक कर सकते हो, हालांकि फर्ज है पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। An ice cream company is planning to expand its business operation. Before taking decisions, it studies various economic factors, consumer preference, pricing strategy, employee wages, identify the location. ये सारे इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत है। पहला चैप्टर आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी से आया होगा ये आया है ये क्वेश्चन कि माइक्रो इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें आती हैं, मैक्रो इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें आती हैं। अंडर डैश कंडीशन सप्लाई विल बी मोर देन दैट ऑफ द डैश कंडीशंस। करेक्ट आंसर विल बी कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोलाइज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सप्लाई विल बी मोर एज कंपेयर टू मोनोपोलाइज्ड कंडीशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, डिमांड इज सेड टू, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर डिमांड इलास्टिक है तो ग्रेटर देन 1 होगा, इन इलास्टिक है तो लेस देन 1 होगा, यूनिटरी इलास्टिक है तो इक्वल टू 1 होगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन एट अ पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था ये होता है बजट लाइन। 3 टाइप का हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे जो बेस्ट या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो प्राइस लाइन है मतलब जो बजट लाइन है इज इंटेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ये तो बिल्कुल बाहर ही है। यहाँ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल रही है उसको, इंडिफरेंस कर्व 2 में, IC 2 में। यह हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये कल ही हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा। सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव ओनरशिप, श्री राम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, कलेक्टिव ओनरशिप। What will happen to demand when a larger proportion of the people belong to the older age groups relative to younger age group? मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में मतलब मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे वहीं से निकाला हुआ है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर ग्रुप, तो वहाँ क्या ज़्यादा बिकेंगे, जो बुजुर्गों के काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स हो गया, वॉकिंग स्टिक्स हो गया, तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय MU ऑफ x अपन P ऑफ x इक्वल टू MU ऑफ y अपन P ऑफ y। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था, लॉजिक भी समझा था, टेबल भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गिवन गुड्स, एकदम सिंपल है, हमने पढ़ा था ऑल
giffen goods are a special type of inferior goods but all inferior goods are not giffen goods. ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन. सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता. गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स विद क्लोज सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट्स का कोई सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता है. गिफन गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल नहीं. लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन में आता है गिफन गुड्स. पहला ही एक्सेप्शन हमने देखा था, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में गिफन गुड्स का. कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस इज क्लोजली रिलेटेड टू द डैश कर्व ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे आता है डिमांड कर्व. ये हमने देखा था. ये मान लो डिमांड कर्व है डी डी. ये है आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्राइस से ज़्यादा अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस का डिमांड कर्व. द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इट इज इक्वल टू प्राइस रेशियो. हमने पढ़ा है पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई. इससे हमारा क्या आता है? स्लोप ऑफ द बजट लाइन आता है. पूरा चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में, और मैंने आपको क्लास 11-12 में बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ाया था. हाउ डज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर जनरली अफेक्ट द डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स. इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का रिलेशन डायरेक्ट होता है. मतलब अगर इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घटेगी. याद करो जब मैंने जो लेक्चर अभी लिया था परसों माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, मैंने कहा था आपसे कि जो PYQ में क्वेश्चन पूछे गए उसी से मिलता जुलता उसी का 2-3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसीलिए वो लेक्चर मैंने लिया था. आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर 20% से बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड 40% से बढ़ जाता है. इसका मतलब हाईली इलास्टिक डिमांड है. ईडी विल बी ग्रेटर देन 1. करेक्ट आंसर विल बी 2. आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है. 40/20 या ऐसा डेसिमल में होता तो भी करने की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको पता है कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ा है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी. आगे 65th क्वेश्चन क्या है? When the AP, ये मैंने आपको कल बताया था, याद करो, जब मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन MP और AP बताया था. AP और MP के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने आपको साफ साफ कहा था कि MP के ऊपर बस ध्यान देना है. अगर MP बड़ा है AP से तो AP क्या होगा? बढ़ेगा. अगर MP इक्वल टू AP है तो AP क्या होगा? कांस्टेंट होगा और अपने मैक्सिमम पे होगा. अगर MP स्मॉल है AP से तो AP क्या होगा? फॉल होगा. तो क्या लिखा हुआ है कि जब एवरेज प्रोडक्ट राइज होगा, मतलब पहला कंडीशन, तो there will, as a result of increase in the quantity of the variable input, what will be the marginal product? Marginal product will be more than the average product. First case, yes or no guys? Which of the following curve is known as a plant curve? मैंने आप लोगों को ये फाउंडेशन में बताया था कि दो होता है. एक होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से मिलके बनता है. तो ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट कर्व कहते हैं. क्योंकि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो तो सिर्फ प्लानिंग कर्व होता है, वो जोड़ के बनाया जाता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से. ठीक है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था बेटा, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करके. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ द लेबर मार्जिन. तो फर्स्ट वाला तो सब में 0 होगा. दूसरा क्या है? आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है 20, तो 20 प्लस 0 करेंगे, 20 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा. और टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा. तो 20 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 20. फिर सेकंड में क्या बोला? आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो 20 प्लस आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, 26, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 46. ठीक है, 46 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 23. फिर 66 माइनस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. 20 विल बी द मार्जिनल प्रोडक्ट. और 66 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 33. फिर आएगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट दिया है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है. एवरेज प्रोडक्ट इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 9 चौक 36, 4 एकम 4 3 7 76 आ जाएगा. यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे, 76 माइनस 66 विल बी इक्वल टू 10. और
लास्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिया है, तो 76 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 80, 80 माइनस 76 4, ठीक है। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16 पंचे 80, ठीक है। ये हमने टेबल सॉल्व कर लिया है, आप उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट फोर्थ का कितना होगा 10, एवरेज प्रोडक्ट थर्ड का कितना होगा 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आई एम सॉरी 22, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल प्रोडक्ट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 5, टोटल प्रोडक्ट निकालने बोला 80 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लगभग 40 से 45 से 50 मार्क्स जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं भी की है तो भी इतना इजी आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का याद होगा आप लोगों को ये, यस और नो। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो ही क्या लेते हैं, एक तो होता है लेबर और दूसरा होता है कैपिटल, यस और नो। तो Q इक्वल टू K L टू द पावर A एंड C टू द पावर 1 माइनस A, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी लेबर एंड कैपिटल। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट द एंटरप्राइज हैज टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग 4 Ps। ये आपने क्लास 12 के मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ा था। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन नहीं भी पढ़े हो अगर ढंग से CA फाउंडेशन का मॉड्यूल को, ये आप 12th के नॉलेज के बेसिस पे भी बना सकते हो। आगे क्या बोल रहा है, इफ अ फर्म एड मोर नंबर ऑफ वर्कर्स बट टोटल आउटपुट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। मैंने आपको ये भी बताया था PYQ एनालिसिस में, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि PYQ करने का कितना एडवांटेज होता है। PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बस उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, कॉन्सेप्ट सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Period will be considered as short run period if the amount of at least one of the inputs used remains unchanged during that period. Long run is a period of time in which all the factors of the production are variable. तो ये भी हमने डिस्कस किया था किसमें, PYQ में, कि लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल अप्लाई होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं बेटा, वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये रिटर्न टू स्केल है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्लियर है आपका, ये हमने PYQ में डिस्कस किया था। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या आता है, शॉर्ट रन में ऑल द इनपुट्स आर फिक्स्ड। नहीं, सारे इनपुट्स फिक्स्ड किस में होते हैं, वेरी शॉर्ट में होते हैं, शॉर्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या, इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स एक्सेप्ट वन आर फिक्स, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होगा तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। अब यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, जिसमें जिसमें 3 4 है एलिमिनेट कर सकते हो, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी जो नज़रें टिकी है वो किस पे टिकी है, 1 पे। लेकिन अगर 1 किसी बच्चे को नहीं भी आता है तो 2 तो सही है ना, करेक्ट आंसर विल बी C। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर एनालिसिस, मतलब प्रॉपर अगर आप अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कई क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, अगर आप ढंग से अप्रोच करें तो बन जाएगा। स्टेटमेंट 1 वैसे लिखा क्या था, पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट रन पीरियड इफ द अमाउंट ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स यूज्ड रिमेन्स अनचेंज। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल शॉर्ट रन पीरियड में ऐसा ही होता है। करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड 2। अगला है इन एन इंक्रीज इन सप्लाई विद अनचेंज डिमांड। याद करो PYQ मई 2025 लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 2 करना है, या तो आप दिमाग लगा लो या तो ग्राफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप दिमाग से भी आराम से सॉल्व कर सकते हो कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अरे भैया, अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन होगा। जब भी एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन होगा तो प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, यस और नो। और चूंकि सप्लाई बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। नहीं दिमाग लग रहा है तो सिंपल सा क्या लगा लो, ग्राफ बना लो। ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड कर्व। बोला क्या है आपको बोल रहा है कि भाई सप्लाई इंक्रीज हुआ है, सप्लाई इंक्रीज है मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होगा बेटा, है ना। सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। यहां से आप ये बना लो, दोनों का कलर एक ही हो गया है, ठीक है। तो ये मान लो 20 था
और ये 100 था, तो अब प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, क्वांटिटी क्या हो गया, 20 से बढ़ के 30 हो गया है और प्राइस 100 से घट के 80 हो गया है। यस और नो? मैंने आपको बताया था दिमाग नहीं लगता है, चुपचाप ग्राफ बनाओ, हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस विल गो डाउन एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। 76 assuming that the supply of the cars will remain constant and the price of the cars are expected to increase in the future। सेम क्वेश्चन PYQ एनालिसिस मई 2025 का हमने लास्ट सेशन में किया था। क्या कि अगर अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि कार का किसी भी चीज का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होता है बेटा, अदर फैक्टर से दो ही चीज होगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यस और नो? अब राइटवर्ड होगा कि लेफ्टवर्ड? तो देखो, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज हम डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा। आपको पता है कि मान लो 1 तारीख से किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप आज ही खरीद लोगे ना, नहीं वेट करोगे? बोले भाई वेट नहीं करते। यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ऑब्वियस बात है, आज क्या होगी, आज डिमांड बढ़ जाएगी। फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा लग रहा है आपको, तो आज आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, तो कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन। ये भी हमने PYQ में किया था 2025 मई के क्वेश्चन में कि शट डाउन पॉइंट क्या होता है, जहां पे कंपनी अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाती है। करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। हालांकि टोटल रेवेन्यू के साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो एवरेज या टोटल देना चाहिए था, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी ऑप्शन। बाकी तीनों तो ऐसे भी गलत हैं, क्योंकि जब हम शटडाउन की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली डील करते हैं किस पे, वेरिएबल कॉस्ट पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फर्म प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। जो प्राइस मार्केट ने तय कर दिया डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वही फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन इज द करेक्ट आंसर। एवीसी आपको निकालना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस 100 दिया है, टोटल कॉस्ट आपको 1000 दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो एकदम सिंपल है बेटा, क्यू दिया है 100, टोटल कॉस्ट दिया है 1000, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 200। तो आप निकाल लोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को माइनस करके टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू 800। और आगे बोला है एवीसी निकालने, तो एवीसी विल बी व्हाट, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। करेक्ट आंसर विल बी 8। ठीक है, नेक्स्ट इज 80th क्वेश्चन। क्या बोला है बेटा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ये भी हमने PYQ देखा था बेटा मई 2025 का। ऐसा लग रहा है कि मई 2025 का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग मार्केट में बेचेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम होगा, तो उससे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्स हो जाएगी। दोनों रिलेटेड है, ए और बी। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, बिल्कुल हम मार्केट में क्या बना के रखना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे मान लो कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कम प्राइस पे दे दे रहे हैं, ठीक है, जो यंगर जनरेशन है उनको ज़्यादा प्राइस पे दे दे रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको भी कम प्राइस पे। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी जैसी ज़रूरत है, जिसका जैसा स्टेटस है, जिसका जैसी ज़रूरत, उसके हिसाब से हम प्राइस तय करते हैं। एक्सेस स्टॉक होल्ड करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, एक्सेस स्टॉक क्लियर करने के लिए भले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following is fundamental cause for the creation of monopoly? मोनोपोली क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बैरियर टू एंट्री। यस और नो? मोनोपोली तभी क्रिएट होगी जब किसी को फ्रीली आने से रोका जाए। जैसे रेलवे है, रेलवे में बैरियर टू एंट्री है, सरकार ने किसी को भी एंटर करने की परमिशन नहीं दी है, तो करेक्ट आंसर विल बी बैरियर टू एंट्री। लो स्टार्टअप का बिल्कुल नहीं, हाई स्टार्टअप कॉस्ट होगा तब मोनोपोली का बैरियर होगा। कंपटीशन हाई होगा तो मोनोपोली क्रिएट वैसे भी नहीं हो सकती। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है तो हर कोई स्टार्ट कर सकता है, मोनोपोली वहां से भी क्रिएट नहीं होगी। करेक्ट आंसर विल बी ए। अ फास्ट फूड चेन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू बर्गर, नया बर्गर निकाल ली है, अलग प्रकार का सॉस है, टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ टू इट्स कॉम्पिटिटर। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मेन फीचर है किसका? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। टूथपेस्ट तो सभी बनाते हैं, सभी में एक जैसा मान लो वो है टूथपेस्ट, लेकिन ब्रांडिंग का डिफरेंशिएशन है, थोड़ा बहुत सब में अलग है, किसी में टेस्ट का, किसी में कलर का, किसी में प्रोडक्ट का। तो भले ही सिमिलर बर्गर ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को
प्रेफरेंस देता है जो डिस्टिंक्ट नेचर का होता है। मोनोपोलिस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर। एमआर का फॉर्मूला पूछा है, एकदम सिंपल है। एमआर ऑफ एन इक्वल टू टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी PYQ में हमने अगर किसी बच्चे ने मेरा लेक्चर देख लिया था 1.25 घंटे का, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सारा उससे सॉल्व हो जाएगा। आई एम सॉरी, सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे बेटा इस प्रकार के। अब देखो, दिमाग नहीं लगाना है तो चुपचाप क्या कर लो, ग्राफ बना लो। डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक चीज तो तय है, अगर दोनों डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, कितने ऑप्शन में डिक्रीज है? ए ऑप्शन में डिक्रीज है और डी ऑप्शन में डिक्रीज है। बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज व्हाट? तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज अगर आपको क्लियरली पता चल रही है एक कम है, और उसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि डिमांड ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है या सप्लाई ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा है, कि दोनों सेम रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम प्राइस का जो नेचर है वो अनसर्टेन होगा। यस और नो? वो अनसर्टेन होगा, इस वजह से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? तो देखो, पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमने लॉजिक से बना लिया, और दूसरा वाला जो है वो कॉमन सेंस से आ गया। यस और नो? तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रही है तो बट ऑब्वियस है कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम होगी ही होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा ये जानने के लिए हमको पता होना चाहिए कि डिमांड किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। यस? क्वेश्चन नंबर 85, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा यूनिकनेस नहीं होता है। एल्यूमिनियम मैं बनाऊँ तो भी वैसा ही है, बाहर वाला बनाए तो भी वैसा ही है। कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि बहुत हेवी कॉस्ट लगता है मेटल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में। करेक्ट आंसर विल बी परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट। किंग डिमांड कर, ये भी हमने देखा था मई 2025 में। ठीक है, तो किंग डिमांड कर्व क्या है बेटा? ओलिगोपोली का एक फीचर है। ठीक है, आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी चीज़ें आई थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। क्वेश्चन 87, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू फॉल इन इनकम वाइल सप्लाई रिमेन्स द सेम, व्हाट हैपेंस टू द डिमांड कर्व। अगर मान लो इनकम कम हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था अदर फैक्टर्स में अगर किसी प्रकार की कमी आ रही है तो या तो राइटवर्ड होगा या तो लेफ्टवर्ड होगा। अब चूंकि इनकम फॉल हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिमांड क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ द फर्म हैज अ मार्केट पावर। किसके पास पावर होता है कि वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज करे? तो मोनोपोली फर्म के पास पावर होता है। आगे क्या बोल रहा है? सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज 15,000, एंटरप्रेन्योर हैज इन्वेस्टेड 50। ये भी क्वेश्चन याद करो, पिछले क्लास में मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा अगर कोई बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देख लिया, मेरा 1.25 घंटे का जो पिछला लेक्चर था वो देख लिया होगा लास्ट टाइम रिवीजन, तो उससे बन जाएगा ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योर ने 50,000 इन्वेस्ट किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट नहीं करता है और वो कहीं और डालता तो उसको 10% का क्या मिल जाता बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालने बोला है, तो 50,000 का 10% क्या हो जाएगा? 5,000। दैट विल बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। 1000 यूनिट को प्रोडक्ट करने में 15,000 लगा रहा है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ये क्या है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और ये क्या है आपका? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे क्वेश्चन पूछा है जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड। इसका भी हमने वो देखा था कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। यस और नो? ये फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, मतलब दिया क्या है आपको? दिया जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यूज दी हुई है। अब देखिए एकदम सिंपल है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 आ रहा है ना, जीडीपी डिफ्लेटर क्या आ रहा है बेटा? 100 आ रहा है, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम होगा, तब वो 100 आएगा। ठीक है, 21-22 में क्या हुआ है? 154.25 हो गया, मतलब नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, रियल जीडीपी कम होगा। 2022-23 में भी वही होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन से ईयर में प्राइस लेवल गिरा है? तो ये तो एकदम सिंपल है, आप देख सकते हैं कि
21 से लेके 22-23 तक लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। कम कहाँ हुआ है 23-24 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, योर बी ऑप्शन। What will be the inflation rate in 2022-23 as compared to financial year 21-22? क्वेश्चन नंबर 91, ध्यान से समझना। 21-22 के कंपैरिजन में 22-23 में इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है, तो हमको कंपैरिजन इन 2 ईयर का करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, अब बच्चा सोच रहा है यार इन्फ्लेशन रेट निकालना तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा, मैं तो पढ़ के नहीं है। कॉमन सेंस लगा लो बेटा, चेंज पूछा है ना, तो चेंज कैसे निकालते हैं, याद करो। Q1 माइनस Q या P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। यस और नो, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आपका निकल आएगा। यस और नो, यही है ना, P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। पूरा लॉजिक के साथ बताया हूँ बेटा ये सारे क्वेश्चंस में, मतलब मेरी क्लास में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया। इतना डिटेल में हम, इवन आपको याद होगा नेशनल इनकम जब हम सॉल्व कर रहे थे तो नेशनल इनकम का हर एक फॉर्मूला मैंने आपको लॉजिक से कन्वर्ट करना बताया था। बच्चों को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कल ही मैं एक फीडबैक देख रहा था पुराने ईयर्स का, 2 बच्चों के मैंने फीडबैक का स्क्रीनशॉट लगाया है अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। मुझे याद आ गई वो बात कि आप अगर किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल इनकम को हमने इतना इन डेप्थ पढ़ा है, अगर आपने क्लास 12th में भी मुझसे पढ़ लिया था तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे सीए फाउंडेशन के, ठीक है, अगर आपने सीए फाउंडेशन की क्लास नहीं भी की है तो। इन विच फाइनेंशियल ईयर द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर सेम, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अगर सेम होगा तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 आएगी 2021। अगला क्वेश्चन है बेटा, डेप्रिसिएशन निकालना है। याद कीजिए वो सुनहरे दिन क्लास 12th के जब मैं आपको ये सब कन्वर्ट करना सिखाता था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन किसके बीच की डिफरेंस है, तो ग्रॉस और नेट का। तो यहाँ पे आपको दे दिया है क्या, ग्रॉस और नेट। क्या बाकी चीज़ें सेम है? नहीं, एक और चीज़ है जो अलग है, दैट इज डोमेस्टिक और नेशनल, ये दोनों अलग है। तो डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए हमको क्या एडजस्ट करना पड़ता है, NFIA। तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो GDP एट MP इज इक्वल्स टू NNP एट MP। नेट टू ग्रॉस जाने के लिए क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है। नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या, बड़े से छोटा जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस NFIA। सारी वैल्यूज़ आपको क्लियरली दी हुई है। ये है 8000, NNP एट MP है 5600, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, NFIA आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। 8000 माइनस 5400 करोगे, आंसर आ जाएगा 2600। अब याद करो क्लास 12th में हम कितना डिटेल में लॉजिकली डांस कर करके पढ़ते थे। अगर उस समय आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये आपको 2 सेकंड में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन कौन से 3 फेजेस हैं, तो एकदम सिंपल है बेटा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। याद है, यहीं से हमारा नेशनल इनकम के 3 मेथड्स निकले थे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो डिस्पोजिशन फेज़ है वो एक्सपेंडिचर मेथड का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है वो इनकम मेथड का है, और जो प्रोडक्शन फेज़ है वो वैल्यू एडेड मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है बेटा, कंजम्पशन फंक्शन 10 प्लस 0.5 दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा आपका। तो बेटा ये हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम Y लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस I, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5 Y प्लस 200, तो ये हो जाएगा 210 इक्वल टू Y माइनस 0.5 Y। तो 210, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 420।
क्वेश्चन 96 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी व्हेन द वैल्यू, इसको भी हमने बहुत ही लॉजिकली बचपन में पढ़ा है क्लास 12th में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। यस और नो, यस और नो गाइज। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है कब? जब MPC क्या होगा? तो ये सिंपल सा है बेटा, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है डिनोमिनेटर में तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो अगर MPC को हम लोग 1 लिख लें तो क्या हो जाएगा? 1/0 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनाइट। करेक्ट आंसर विल बी 1। यस और नो, MPC क्या है? 1 है। ठीक, नेक्स्ट इज 97 गामा लिमिटेड साउथ कोरियन कंपनी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। साउथ कोरियन कंपनी है, मतलब वो रेसिडेंट कहाँ की है बेटा? गामा लिमिटेड रेसिडेंट कहाँ की है? रेसिडेंट है साउथ कोरिया की। और बोल रहा है कि भारत मतलब दोनों कंट्री के इकोनॉमिक मेजर्स के हिसाब से वो प्रॉफिट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। एकदम सिंपल है। GDP और GNP का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे फॉरेन की कंपनी प्रोड्यूस करे या इंडिया की कंट्री प्रोड्यूस करे, वो इनकम किसके अंतर्गत कैलकुलेट होती है? डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है। मतलब साउथ कोरियन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। मतलब GDP में तो इंडिया के इंक्लूड होगा, लेकिन भारत के नेशनल इनकम में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ कोरियन कंपनी साउथ कोरिया की रेसिडेंट है, तो वो उसके देश के नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसका मतलब है कि भारत के GDP में तो इंक्लूड होगा, लेकिन साउथ कोरिया के GNP में इंक्लूड होगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। पावर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आई होप यहां तक क्लियर। याद कीजिए क्लास 12th में कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 1.5 घंटा लिया था, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपके लिए 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था। इतना डेप्थ में मैंने आपको 12th में ही पढ़ा दिया था बेटा कि आप CA फाउंडेशन इजीली क्रैक कर सकते हो। नेशनल इनकम 500 से बढ़ के 2500 हो गया है। इन्वेस्टमेंट 200 बढ़ने की वजह से आपको निकालना है MPC। वेरी इजी। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सेकंड फॉर्मूला लगेगा ∂y/∂i। इससे आप पहले क्या निकालोगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालोगे। ∂y कितना है बेटा? 2500। ∂i कितना दिया हुआ है आपको? ∂y कितना है? 2500 माइनस 500। और ∂i कितना दिया हुआ है? 200। तो ये हो जाएगा आपका 2000/200। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1/10, दैट इज 0.10। इधर उधर करके MPC इक्वल टू 0.9 आ जाएगा। MPC इक्वल टू 1 माइनस 0.1। करेक्ट आंसर विल बी 0.9। क्वेश्चन नंबर 99 कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको बताया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक टू नेशनल में कन्वर्ट करने में काम आता है। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम है, नेट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है। इन दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। यस और नो? करेक्ट आंसर विल बी 2000 करोड़। लास्ट क्वेश्चन और आपका CA फाउंडेशन का पेपर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। GDP डिफ्लेटर अगर 100 से ज्यादा है तो क्या होगा? नॉमिनल GDP ग्रेटर देन रियल GDP होगा। ऊपर मैंने आपको ये समझाया था। यस और नो गाइस? तो इस तरीके से हमारा पेपर एनालिसिस खत्म होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना पेपर अच्छे से बनाया होगा गाइस। अगर आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में 75 प्लस आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बाकी के पेपर्स जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन में। आई होप यहाँ तक क्लियर है गाइस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चूँकि मैं फिर से अब टीचिंग लाइन में वापस आ रहा हूँ, चूँकि मैंने इस चैनल को रिवाइव करने के लिए फिर से लेक्चर डालना शुरू कर दिया है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब मैं टीचिंग ब्रेक में था, जब मैं टीचिंग से मैंने ब्रेक ले लिया था राइट फ्रॉम जनवरी टू सितंबर,
बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप वापस से टीचिंग स्टार्ट कीजिए। तो गाइज़ अब मुझे वापस से इस प्रोफेशन में आने के लिए आप सभी लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप सब ने खूब सारा मुझे प्यार सपोर्ट दिया जब मैं टीचिंग करता था, और जिस दौरान मैंने ब्रेक लिया था उस समय भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल थैंक मैं अपने दोस्त को कहना चाहूँगा, सतीश बहेती, CS सतीश बहेती। उसने मुझे वीडियोस डालने के लिए फिर से प्रेरित किया, और ये जो 2 वीडियो आप मेरे चैनल पे अभी देख रहे हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने पिछला लेक्चर लिया और आज मैंने जो ये वीडियो बनाया, ये दोनों उसके फोर्स करने पे ही बनाया है। सो स्पेशल थैंक्स टू CS सतीश बहेती। सेम सब्जेक्ट के टीचर होने के बाद भी उसका जो सपोर्ट मुझे हमेशा रहता है, इट वॉज सेल्फलेस, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सो मच CS सतीश। इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पेशेंटली देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और एक बात, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आगे भी और वीडियोस बना सकूं अपने इस चैनल पे, और फिर से हम इस चैनल को ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल द 989 सब्सक्राइबर्स for being consistently supporting me even if I was not uploading the YouTube videos. Thank you so much to each and every person. Thank you so much.